Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 1, when, where and how. So let's start the remaining paragraph. Archaeological sources means Puratatva Srot. There are plenty of archaeological sources like monument, paintings, sculptures, inscription, coin, weapon, clothes, ornament, tools, utensils, etc. belonging of the medieval periods. यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पुरातत्व स्रोत दिए गए हैं, जैसे कि कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, और कुछ पेंटिंग्स दी गई है, कुछ यहाँ पर स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ वगैरह हैं, शिलालेख हैं, सिक्के हैं, कुछ औजार हैं, कपड़े हैं या फिर आभूषण वगैरह दिए गए हैं जो कि संबंधित है मध्यकालीन युग से. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कुछ जो एग्जाम्पल उदाहरण है वो आपको पुरातत्व स्रोत के नीचे दिए गए हैं. Number 1, any buildings of historical significance is considered to be a monuments, forts, palaces, temple, houses and other structures give us a lot of information about the architecture skills, perfections in a stone cutting art of sculpture and brilliance of artisan culture, society and lifestyle of the people. यानी कि कोई भी बिल्डिंग हो जो ऐतिहासिक महत्व माना जाता है उस मॉन्यूमेंट का, और उसमें किले शामिल होते हैं, महल शामिल होते हैं, मंदिर, घर या फिर अदर कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होती हैं वो जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, जानकारियाँ देती हैं उस पुरातत्व स्किल के बारे में जो भी होती है. पत्थर जो स्टोन कटिंग होता है, आर्ट, स्कल्पटर, मूर्ति का जो भी आर्ट है यानी कला होती है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि कितना कलाकार है, उसने कितनी अच्छी कारीगरी उसके ऊपर की है, और उसकी संस्कृति, समाज और लाइफस्टाइल, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चलता है. Second, the coin were made of gold, silver and copper. They are analyzed and studied to get historical information. The study of coins is called numismatic. यानी कि यहाँ पर जो सिक्के बने हुए हैं वो सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे, और इस पर जब अध्ययन किया जाता था तो काफ़ी जो हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती थी, और इस अध्ययन जो कॉइन का अध्ययन होता था उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था. The person who studies these coin or numismatics get a lot of information about the political, economic and cultural life. The Delhi Sultanate, the Mughals and the Cholas issued many coins. तो यानी कि जो व्यक्ति था जिसने कॉइन्स पर अध्ययन किया था, तो उसमें क्या है, बहुत सारी जानकारी मिलती थी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में. दिल्ली सल्तनत जो थे, जो मुगल्स थे और चोलास थे, उनको काफ़ी इशू थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी काफ़ी सिक्कों से. The paintings of the medieval period such as Mughals, Rajasthani, miniature and Dakkani also give us an interesting insight into palace scenes and hunting expedition and scenes from mythology. By studying them, we get to know about the customs, traditions, costumes, jewelry, etc. of the medieval period. यानी कि इसमें क्या पेंटिंग्स इस मध्यकालीन युग में भी थी, जैसे मुग़ल, राजस्थानी, मिनिएचर और दक्कनी, जो हमें बहुत सारी मनोरंजक चीज़ें देखने के लिए मिलती थी महल में, और कुछ सीन्स होते थे जो शिकार के होते थे, काफ़ी खर्चा किया गया था उन सीन पर फ्रॉम मिथोलॉजी टाइम में, और उसमें जब अध्ययन किया गया तो जाना कि उनके रीति रिवाज, परंपरा, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी के बारे में मध्यकालीन युग में. Sculptures of the medieval period were mainly statues of gods, kings and queens. They were generally made of bronze and stones. They give us information about the hairstyle, costumes and ornaments of medieval period. यानी कुछ मूर्ति भी थी मध्यकालीन युग में जो मेनली उनके जो भगवान के स्टैचू, राजा रानी के बनाए जाते थे, तो वो ब्रॉन्ज और पत्थरों के बनाए जाते थे, जिससे बहुत सारी जानकारी मिलती थी उनके हेयर स्टाइल के बारे में, कॉस्ट्यूम्स के बारे में, आभूषणों के बारे में जो मध्यकालीन युग में होते थे. Inscription are written records generally dealing with royal orders or information about the donation of temples and villages, and some of those are related to the achievements of kings. They were engraved on rock, stones, copper plates or temple walls. The study of inscription is a scientific process and is called epigraphy. These inscriptions give us interesting information about the social, political and economic condition of people of India in the medieval period.
जो भी शिलालेख लिखा जाता था, जो रिकॉर्ड होता था डीलिंग का या रॉयल ऑर्डर्स का, आज्ञा का इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती थी। डोनेशंस जो टेंपल को दिया जाता था उसका भी उल्लेख उसमें किया जाता था, और गांवों में कोई भी डोनेशन दिया जाता था तो उन सबको उल्लेख उस पत्थर शिलालेख पे किया जाता था। एंड सम ऑफ दोज रिलेटेड, और कुछ ऐसे थे जो उपलब्धियां थी राजा की जो उस पर लिखी जाती थी, और पत्थरों पर जो कॉपर प्लेट्स होती थी या टेंपल की दीवारें होती थी उस पर इसका जब अध्ययन किया गया साइंटिफिक प्रोसेस द्वारा तो उसे एपिग्राफी कहा गया। ये जितने भी शिलालेख थे उसमें बहुत ही मनोरंजक जानकारी दी गई, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कंडीशंस लोगों की वहाँ बताई गई। और इसमें क्या है, कुछ जैसे कंडीशंस थी इंडिया की जो मेडिवल मध्यकालीन युग में थी तो वो भी दर्शाई गई। द रोल ऑफ हिस्ट्रियंस, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक लोगों का ऐतिहासिक का रोल्स था यहाँ पर अभिनय, वो देखा गया है। The historians have to analyze all the sources while writing the history. A historian's chief responsibility is to examine and interrupt all the sources and write an unbased and systematic historical account. यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक अगर देखा जाए जो स्रोत थे जो हिस्ट्री के यानी इतिहास के बारे में लिखे गए थे, तो उनका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती थी कि उसको एग्ज़ामिन के देखें और उन स्रोतों को इंटरप्ट करें। तो यहाँ पर लिखा गया था अनबाइज्ड होकर, यानी कि कोई पक्षपात नहीं किया गया था, और उनके सिस्टमैटिक तरीके से भी उस अकाउंट को देखा गया था। अ पीरियड ऑफ वेरियड डेवलपमेंट्स, यानी कि उस समय में अलग अलग तरीके से विकास किए गए थे। Number one, the period between 700 to 1750 AD is very dynamic period because a rich variety of development took place during this period. New groups of people appeared in India during this time, this period. This included Turks, Khalis, Tughlaqs, Mughals, and Persian who came from outside, and the Rajput, Marathas, Sikhs, Jats, and the Ahams were indigenous people and became politically important in this period. यानी कि इस समय में 700 से लेकर 1750 AD तक जो एक बहुत ही डायनेमिक पीरियड समय रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत रिच वैरायटी का एक डेवलपमेंट विकास हुआ था इस समय में, और अलग अलग तरीके के जो नए ग्रुप्स यहाँ पर शामिल हुए थे देखने को मिले थे इस पीरियड में। तुर्क, खालिस, तुगलक, मुगल्स, पर्शियन जो यहाँ पर आउटसाइडर थे जो कि, और राजपूत, मराठा, सिख, जाट ये यहाँ पर आए थे, और उन्होंने क्या है वो फिर राजनीतिक महत्वता इस समय में उन्होंने अपनी बनाई थी। In other areas also there were new developments, new food items like potato, corn, chilies arrived in the Indian subcontinent. और दूसरे क्षेत्रों में भी यहाँ पर विकास हुए थे नए, यहाँ पर नए फूड आइटम आपको देखने के लिए मिले, जैसे जो आलू है, कॉर्न, चिली आए थे जो भारतीय उप महाद्वीप में। The society became more complex as four major castes and varnas got divided and subdivided into a number of jatis or subcastes. During this period, powerful empires came up like the खालिस, तुगलक, मुगल, चोलास। तो यहाँ जो सोसाइटी थी, सामाजिक जो समाज था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स 4 कास्ट में बट गया था, उन्हें बांटा गया था और उप डिवाइड किया गया था। तो ये नंबर थी जातीस के और सब कास्ट के मतलब अंडर में उनको बांटा गया था। इस समय में क्या है, जो शक्तिशाली एम्पायर होता था वो आया, जैसे खालिस, तुगलक, मुगल्स और चोलास। तो इन लोगों ने उन्हें 4 वर्णास में बांटा। Important changes took place in religion. There was emergence of Bhakti movement which believed that God can be reached through love and devotion. कुछ महत्वपूर्ण जो चेंजेस किए गए यहाँ पर धर्म के स्थान पर लिए गए, जैसे कि यहाँ पर जो भक्ति है, एमर्जेंस ऑफ भक्ति। तो भक्ति जो मूवमेंट है जहाँ भगवान पर विश्वास किया जाता था और उन तक पहुँचने का ज़रिया प्यार और त्याग को माना गया। नो एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स वर नीडेड। द भक्ति मूवमेंट ऑल्सो रिजेक्टेड कास्ट हायरार्ची। और यहाँ पर कोई ज़्यादा महंगा या कॉम्प्लिकेटेड बहुत मुश्किल जो रिचुअल्स नहीं थे
जो भी परंपराएं थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रीति रिवाज नहीं थे और ज़रूरत भी नहीं थी उनकी। भक्ति मूवमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते थे कास्ट हायरार्ची को, यानी कि कास्ट के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिए जाते थे। In this period, the new religion Islam arrived in India in the 7th century. The new religion based itself on the worship of one God, Allah, before whom all are equals irrespective of social and economic differences. इस समय पे क्या नए धर्म भी इस्लाम भारत में आया था 7वीं शताब्दी में, और जो नया धर्म था वो उसमें पूजा के दौरान ये माना जाता था कि एक ही भगवान है अल्लाह, और बाकी सब इक्वल हैं, और उसमें जो है सामाजिक और आर्थिक अंतर भी माना गया था। The history of this dynamic and ever changes period is often described as medieval, but this long stretch of years from 700 to 1750 AD saw tremendous changes. There were many transformation, and what happened in the 16th and 17th century was very different from the developments of the 8th or 9th century. Therefore, the question is also asked by many historians today that whether it is justified to label the entire period or as medieval. यानी कि ये जो ऐतिहासिक डायनामिक इसमें चेंजेस आए थे इस पीरियड के दौरान जो डिस्क्राइब किए मध्यकालीन युग में, और इसे लंबा खींचा गया 700 से 1750 एडी तक, और बहुत बड़े बदलाव आए थे इसमें, और जो एक काफ़ी सारे चेंजेस भी दिखाई दिए थे। और 16वीं और 17वीं शताब्दी में काफ़ी डिफरेंस अंतर भी पाए गए विकास के दौरान में 8वीं और 9वीं शताब्दी में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए काफ़ी सारे ऐतिहासिक आज जो इतिहास में, कि ये जो जस्टिफाई करना चाहिए, उसको लेबल करना चाहिए कि जितना भी हमारा मेडिवल समय है, जो सारा समय है, उसे मेडिवल का दर्जा दिया गया है, यानी मध्यकालीन का दर्जा दिया गया है।